कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है जनन पाठ नंबर 3 है। आप लोग का वर्ग 10 का जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, इसमें पाठ नंबर 3 के रूप में दिया हुआ है जनन, जिसमें आप लोग को जनन के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ना है, जिसमें अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन दोनों चीजें होंगी। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग अलैंगिक जनन को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं, इसको अच्छे से समझने वाले हैं। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से कम 8 से 10 नंबर का पूछता है, एक 5 नंबर में पूछेगा, बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में काफी पूछता है इसमें से। इसके अलावा 2 नंबर वाले जो 3 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं, इसमें से भी यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए और समझिए। चैप्टर का नाम है जनन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनन होता क्या है, जनन की परिभाषा क्या होती है। तो कह रहे हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाता है। अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे जितने भी सजीव हैं वो अपने ही जैसे और जीवों को जन्म देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, जनन जरूरी क्यों है, जनन जरूरी क्यों है, जनन करना जरूरी क्यों है, अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, जनन जरूरी इसलिए बन जाता है, यदि जनन नहीं करेंगे कोई भी एक जीव, अपने माइंड में आप सोच लीजिए, मान लीजिए कि जो कुत्ते हैं, कुत्ता आज के बाद कभी जनन नहीं कर पाएंगे, यानी अपने जैसे और संतति को जन्म नहीं दे पाएंगे। इससे होगा क्या, कुत्तों का जो जीवन काल होता है लगभग 15 साल का होता है। आज से 15 साल बाद जो है, अभी वाले जो कुत्ते हैं सभी मर चुके होंगे, क्योंकि सबका 15 साल पूरा हो चुका होगा, और उसके बाद नए कुत्ते जन्म ही नहीं लिए तो इनकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, यह परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सजीव अपने ही जैसे संतति को जन्म देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं पीडीएफ में। जनन जीवों का मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। सजीवों का जो लक्षण पूछा जाता है ना, कि आप लोग कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, कैसे अंतर कीजिएगा कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है, जिसमें आप लोग बोलते हैं कि जो सांस लेता है खाना खाता है, आप लोग तो इस तरीके से ही बोलते हैं, है ना। तो उसमें बाबू एक और जोड़ लीजिएगा कि जनन, जो जनन करता है वो सजीव है, जो नहीं करता है वो निर्जीव है। अब ये बेंच जनन तो नहीं करेगा ना, कि हम मान लीजिए 8 गो बनवा दिए, 8 गो अपने आप जनन करके बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। एक वो पेन खरीद लिया, ऐसा 10 गो बन जाएगा साल भर में, ऐसा तो नहीं होता है। ये निर्जीव वस्तु है, ये जनन नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। जीवों के अस्तित्व के लिए जनन जरूरी है, अभी बता रहे थे बाबू हम, ठीक है। अगर जनन नहीं होगा तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके आगे कह रहे हैं कि जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों का परिरक्षण करते हैं। सेम वही बात है, जनन डीएनए प्रकृति एवं अन्य कोशिकीय संगठनों का सृजन करते हैं। मुख्य बातें यही हैं कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सजीव क्या करेंगे, जनन करेंगे। अगर जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रजाति विलुप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? इसी से इनकी संख्या में वृद्धि होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जो जनन होता है बेसिकली कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। जनन कितने प्रकार का, कौन कौन सा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो इनकी एक बार आप लोग परिभाषा भी देख लीजिए, होता क्या है बेसिकली, मुख्य अंतर क्या होता है। अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें जनन के लिए अकेला जनक सक्षम है। नहीं समझे? चलिए पहले लैंगिक देखिए, उसके बाद अलैंगिक समझ में आएगा। अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप लोग जन्म लिए हैं, चाहे इस धरती पे कोई मनुष्य जन्म लिया है, तो नर यानी कि उनके पापा होंगे, उनकी मम्मी होंगे, दोनों का शादी हुआ होगा, है ना।
तो देखिए नर और मादा दोनों का संयुक्त होना जरूरी है वालों। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो जो जनन है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ रहा है? ठीक इसके विपरीत जो अलैंगिक जनन है, इसमें इसको किसी का जरूरत नहीं है। यानी एक अकेला जनक, अकेला, उसको नहीं दिक्कत है कि हाँ भाई कोई मिलेगी तबे होगा, उसको इससे कोई बहस नहीं है। वो अकेला सक्षम होता है जनन करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें अकेला जनक अपने संतति को जन्म देने के लिए सक्षम होता है। समझ में आ रहा है? अकेला जनक अपने संतति को जन्म देने के लिए सक्षम होता है। इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन क्या है? नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें आगे आप लोग डिटेल में पढ़िएगा कि नर से नर युग्मक आएगा, मादा से मादा युग्मक आएगा, दोनों संयुक्त होंगे। यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होगी, निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा, यही जाइगोट आगे चल के भ्रूण का रूप लेगा। ये सारा प्रोसेस आप लोग पढ़िएगा लैंगिक जनन में। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। अब देखिए बाबू, ये मान लीजिए कि ये फोटोकॉपी हुआ है सीधा, जो इसका जनक यानी कि अकेला इसका जो जन्म देने वाला जो था वो अकेला इसको जन्म दिया है, तो इसका जो भी गुण होगा सेम टू सेम अपने जो जिससे जन्म लिया उसकी तरह सेम टू सेम होगा। जबकि अलैंगिक जनन में क्या, लैंगिक जनन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए जो होता है आपका लैंगिक जनन, इसमें आपको नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है। नर से आएगा नर युग्मक और मादा से क्या आएगा? यही जो युग्मक है ये क्या करते हैं, गुण लेकर आते हैं। जैसे कि किसी का नकवा उसके पापा की तरह है, अखियां मम्मी की तरह है, किसी पता चल रहा है कि उसके बाबा की तरह है, आगे वैसे झड़ल हुआ पूरा होता है ना, कई लोगों का जल्दी झड़ जाता है। तो ये जो गुण होता है, अनुवांशिक गुण कहते हैं इसको हम लोग, जो हमारी पिछली जनरेशन से जो गुण हमारे अंदर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। जो गुण हमारे पिछली जनरेशन से, पिछली पीढ़ियों से जो गुण हमारे अंदर आता है उसे हम क्या बोलेंगे? अनुवांशिक गुण। किसी कोई दिक्कत? तो जब होता है लैंगिक जनन तो इसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, तो कुछ गुण यहां से आएगा, कुछ गुण यहां से आएगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ गुण कहां से आएगा? कुछ आएगा मादा से। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन, इसमें अकेला जनक है, अपने बच्चे को जन्म दिया यानी संतति को जन्म दिया है। अब ये अकेला जन्म दिया तो सेम टू सेम एकदम फोटोकॉपी हूबहू उसी की तरह होगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम। किसी और से गुण आने का कोई चांस है इसमें? कहां से आएगा? नहीं आ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अलैंगिक जनन में क्या होगा, सेम टू सेम एकदम जो गुण उसके जनक के अंदर होगा सेम गुण उसके संतति के अंदर होगा। समझ में आ रहा है? जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, कुछ गुण आएंगे नर से, कुछ गुण आएंगे मादा से। तो इसमें क्या होता है, हूबहू सेम नहीं हो पाता है, हूबहू सेम नहीं हो पाता। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें अनुवांशिक गुणों में ठीक अपने जनकों के समान होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। दो को युग्मक आपस में मिला है, संलयन नहीं हुआ, एक ही युग्मक से उसका सारा गुण आया हुआ है, तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह होगा। इसमें आगे कह रहा है कि इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यक्ति भाग लेता है, अकेला जनन करने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है। जीवों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों से होता है।
अब अलैंगिक जनन का भी बहुत सारा विधि है, उसको हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कोई दिक्कत होगा पूछिएगा। अलैंगिक जनन का देखिए बेसिकली यहाँ पे 4 गो प्रकार लिखा हुआ है। एक है विखंडन, दूसरा आपका मुकुलन, तीसरा है पुनर्जनन और चौथा क्या है? बीजाणु जनन। विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फिजन। क्या बोलेंगे विखंडन को? फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होता है इसका? टूटना। मुकुलन को बोलते हैं बडिंग। मुकुलन को क्या बोलेंगे? पुनर्जनन को रीजनरेशन। देखिए री और जनरेशन, जनरेशन यानी कि किसी चीज का पैदा होना, और री मतलब कि दोबारा से। समझ में आ रहा है? अभी डिटेल में देखेंगे इन सब के बारे में। और अगला है बीजाणु जनन। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा है कि बीजाणु से कुछ जनन होने वाला है। इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर इसको हम तोड़ते हैं तो बीजाणु अलग और जनन अलग, यानी बीजाणु से कुछ जनन होने वाला है, इतना लगभग आपको आइडिया लग जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले क्या है आपका? विखंडन। सबसे पहले क्या है? विखंडन का मतलब वही बताए थे क्या होता है? टूटना। विखंडन का मतलब क्या होगा? चलिए देखते हैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग। विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। अच्छा, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव समझ में आया सबको क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव क्या होंगे? एक ही कोशिका में पूरा जीव है, उसका सब अंग, सब उसका जो भी आप लोग समझते हैं जितना तंत्र सिस्टम। देखिए होता क्या बेसिकली, एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। दूसरा होता है आपका बहुकोशिकीय जीव। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि आप हैं, अन्य जो आप जानवर देखते हैं, इनके अंदर क्या होता है? प्रत्येक कार्य के लिए अलग से अंग होगा, अलग से अंग तंत्र होता है। जैसे कि खाना खाए हैं आप, तो उसको चबाने के लिए दांत है आपके पास, उसको पचाने के लिए एंजाइम्स है आपके पास, है कि नहीं है? उसको कहाँ पे जाना है उसके लिए अलग से नलिका है, अमाशय है, उसका जो आप अवशोषण के लिए यहाँ पे आपके पास छोटी आते हैं, श्वसन कर रहे हैं इसके लिए आपके पास जिस रास्ते से प्रवेश करेगा यानी नाक है आपके पास, जहां पहुंचे यानी फेफड़ा है आपके पास, फेफड़े के अंदर कुपिकाएं हैं, यानी हर अंग हर काम के लिए अलग से अंग है, अलग से अंग तंत्र है कि नहीं है? लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनके अंदर क्या है? एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका उनके लिए सब काम करके दे रही है। उसी में उसका दिमाग है, वही कोशिका उसका दिमाग है, वही कोशिका उसका क्या है? पाचन कराएगा, वहीं उसका उत्सर्जन कराएगा, वहीं उसका जनन कराएगा, सब काम एक ही कोशिका कराएगा। समझ में आ रहा है? तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो किस तरीके से जनन करेंगे? विखंडन से। एक कोशिकीय जीव कैसे जनन करते हैं? विखंडन से, यानी कि टूट के। इसमें उदाहरण दिए हुए जैसे अमीबा होता है, जीवाणु होता है, पैरामीशियम होता है, ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल है, यूग्लिना है, ये सब इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। विखंडन की विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात। इंपॉर्टेंट है, बस्टून इसमें पूछ लेगा अनुजात किसे कहते हैं, अनुजात से आप क्या समझते हैं? तो जो विखंडन की विधि से जो उत्पन्न होगा वंशज, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुजात कहेंगे। अनुजात किसे कहेंगे? जो विखंडन की विधि से जो भी वंशज जो जन्म लेगा उसे हम क्या कहेंगे? अनुजात कहेंगे। विखंडन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक देखिए विखंडन यानी टूटना। अब किसी चीज को आप तोड़ते हैं, मान लीजिए जैसे लेके पटक दिए, पॉसिबल है कि हो सकता है दो खड़ा में टूटे, आइयो संभव है कि बहुत सारे टुकड़ों में टूटे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक वही प्रकार इधर भी वही चीज है। द्विखंडन यानी कि 2 में टूटेगा, और बहुखंडन यानी कि बहुत सारे टुकड़ों में टूट सकते हैं। 2 में टूटने को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, और बहुत सालों में टूट गया उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन। समझ में आ रहा है? जब किसी चीज को आप मान लीजिए पकड़ के इसे फेंकिएगा, टूटेगा। अब वो 2 टुकड़े में टूट रहे तो उसे हम क्या कह दिए? द्विखंडन।
अब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो क्या कह रहे हैं उसको? बहुखंडन, यानी कि मल्टीपल फिजन। इसकी परिभाषा जो है आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण भी कुछ दिया हुआ है बाइनरी फिजन का और मल्टीपल फिजन का, आगे भी है, हम लोग देख लेंगे आगे इसको। यहाँ पे आपका परिभाषा दिया हुआ है कि द्विखंडन का वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक टूट के कितनों को जन्म दे देगा वो? दो को। एक जो है एक में से मतलब कि टूट के कितने बन गए आपके? दो। उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि इसी को हम तोड़ के दो खंड में कर दिए। अब था तो एक, लेकिन बन कितना गया? दो। क्या जनक अपने आप में रह गया है? अब इसी को अगर हम तोड़ दिए तो जनक रह गया क्या? जनक खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ हमारे पास पुत्री कोशिकाएं हैं, डॉटर सेल। देखते हैं आगे। एक कोश के जीव जैसे कि जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोनास, युग्लिना, ईस्ट, इन सब में क्या होता है? द्विखंडन होता है। इस विधि में कोशिका संपूर्ण शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। शरीर को कितने भाग में विभाजित होगा? दो में। समझ में आ रहा है? द्विखंडन यानी एक टूट के कितनों को जन्म दे देगा? दो को। एक वो अकेले टूट के कितनों को जन्म देगा? अब कोशिका एकदम बराबर विभाजित होता है। ठीक है। इसमें जो दूसरा प्रकार है यानी कि बहुखंडन, अब इसमें क्या होगा? वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति कर देता है। यानी एक वो टूटेगा लेकिन बहुत सारे को क्या करेगा? वहां पे जन्म दे देगा। समझ आ रहा है सबको? आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अमीबा का दिया हुआ है, ये दिख रहा है? यहाँ पे अमीबा दिख रहा है सबको? ये ध्यान से देखिए। इसके यहाँ पे बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। कोई भी कोशिका उसके बीच में केंद्रक होता है, पढ़े आप लोग कोशिका वाले चैप्टर में। अब धीरे धीरे क्या होता है? ये जो यहाँ पे केंद्रक होता है दो भागों में विभाजित होना चालू हो जाता है। दो भागों में विभाजित होना चालू हो जाता है। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो केंद्रक है वो दोनों अलग अलग हो चुका है, लेकिन कोशिका का भी जुड़ाव रहता है। इससे अगले स्टेप में क्या होता है कि ये एक अलग कोशिका बन गया, ये एक अलग कोशिका बन गया। इस प्रकार एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई? दो। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई? दो। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फ्लैजेला का दिया हुआ है एग्जाम्पल। इसमें भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है आपको केंद्रक, ये इसका कोशिका दिख रहा है, सबको दिख रहा है? इधर देखिए आप लोग, सबको दिख रहा है? अब इसमें जो केंद्रक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विभाजित होना चालू हो गया है, दिख रहा है? अगले स्टेप में हम लोगों ने देखा केंद्रक विभाजित हो चुका है लेकिन अभी कोशिका जुड़ा हुआ है, ठीक ना? इससे अगले स्टेप में क्या होगा? कोशिका भी टूट के दोनों अलग अलग हो जाएगी। यानी एक टूट के कितने में बन रहे हैं? दो में। इस प्रकार के खंडन को हम क्या कहेंगे? द्विखंडन। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे? ठीक है। यह किस कैटेगरी में आएगा? लैंगिक में या अलैंगिक में? अलैंगिक। जो इसका है मल्टीपल फिजन। अब इसमें एक वो टूट गया लेकिन बहुत सारे को जन्म दे देगा। ये कोशिका दिख रहा है आपको? अब इसी में बहुत सारे, पहले देखिए बन गया इधर भीतर, टूट गया कि नहीं टूट गया? अब ये कोशिका फटेगा और बहुत सारा इसके अंदर से अन्य कोशिकाएं निकल जाएंगी। दिख रहा है किस तरीके से? ये कोशिका था, इसके अंदर जो है पहले ये बटना चालू हो गया। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे बट गया, छोटा छोटा बट गया कि नहीं बट गया? उसके बाद ये कोशिका झिल्ली फटेगी और इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं छोटे छोटे में भागों में बटी है वो सब बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार एक से कितनी बन गई? बहुत असंख्य मात्रा में कोशिकाएं बन जाती है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे? बहुखंडन, मल्टीपल फिजन। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? आगे चला जाए। ये हमारा कोचिंग की जो क्लासेस चलती हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस रहती है कंप्लीट कोचिंग में, उसका शेड्यूल है सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपको जो है इंग्लिश का बैच आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला बैच होता है मैट्रिक का, जो अभी ये चल रहा है 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसमें आप बेसिकली मैथ और साइंस पढ़ते हैं। इसका अगला बैच जो है
8 बजे से लेकर 9 बजे तक वर्ग 9 का रहता है। इससे अगला बैच जो रहता है इंटरमीडिएट का, यहाँ पे कंप्लीट एजुकेशन में सिर्फ आर्ट की व्यवस्था है अभी। तो आर्ट की जो क्लासेज हैं वो चलती हैं आपका 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। 10 बजे से लेकर कब तक? 12:30 बजे तक इंटरमीडिएट आर्ट्स की। उसके बाद क्या है, मैट्रिक आप लोग को दोबारा बुलाया जाता है शाम को 2:30 या 3 बजे के लगभग, वहां से आपका क्लास चलता है 4 बजे तक। उसके बाद जो क्लासेज है क्लास 6 और 7 है, इनका चलता है 4 बजे से 5 बजे तक। और आखिरी क्लास जो होता है कंप्लीट एजुकेशन का 5 बजे से शाम 6 बजे तक वर्ग 8 का। तो यदि आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्थान का डिटेल और नंबर, संपर्क सूत्र सब चीज लिखा हुआ है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं हम लोग। अलैंगिक जनन का जो दूसरा प्रकार है, अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है, उसका नाम क्या है? मुकुलन। क्या नाम है इसका? मुकुलन। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं बडिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बडिंग। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान है। बडिंग में बेसिकली होता क्या है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। देखिए होता क्या है, चित्र दिख रहा है सबको, ये इसका जनक है, ये इसका जनक है। अब यहां से यदि आप देखिएगा, यहाँ पे एक कली निकल रही है, बड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको मुकुल भी बोलते हैं हम लोग। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुकुल। यहां से ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक मुकुल निकल रहा है। अगले चित्र में देखिएगा मुकुल अब वृद्धि करने लग गया है। इससे अगले चित्र में देखिएगा तो वो अच्छे से वृद्धि कर चुका है, विकसित हो चुका है। उससे अगले स्टेप में देखिएगा तो ये जो मुकुल है वो टूट के वहां से अलग हो चुका है। इतना दिख रहा है सबको? यही प्रोसेस है, पहले मुकुल बनेगा, मुकुल वृद्धि करेगा, मुकुल विकसित होगा, टूट के अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन। बना क्या है? मुकुल। अब प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम लोग? मुकुलन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? जो बना है मुकुल को इंग्लिश में हम बोलते हैं बड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बड। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? बडिंग। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है, इन सब में कौन सा होगा जनन? मुकुलन की विधि के द्वारा होता है। आगे कह रहे हैं इस विधि में जीवों के शरीर से एक उभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोग को। चित्र समझ में आया सबको? ये आसान है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है? ठीक है। जो अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार है उसका नाम क्या है? पुनर्जनन। क्या नाम है इसका? पुनर्जनन। क्या नाम है बाबू? पुनर्जन्म कौन कह रहा है पिछवा से ही? पुनर्जनन है वाला के। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। अब प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को विकसित कर पूर्ण विकसित हो जाता है। नहीं समझ में आया? इसका देखते हैं हम लोग चित्र के साथ। बालक ये देखिए, इधर दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? ये जो जीव है इसका नाम होता है प्लेनेरा। क्या नाम है रे बालक इसका? प्लेनेरा। इस जीव का क्या नाम है? प्लेनेरा में ये रीजनरेशन वाला जो है विधि है जो जनन का, इसके द्वारा इसमें जनन होता है। अब देखिए होता है क्या, इसमें प्लेनेरा दिख रहा है, इसका आंखें दिख रहा है इधर। अब किसी कारणवश यदि टूट गया है, किसी कारणवश मान लीजिए इसमें दुर्घटना हो गया, 2-3 खंड में चाहे 4-5 खंड में टूट गया, समझ में आ रहा है? टूट के क्या हुआ? अलग हो गया। तो अलग हो गया तो बैठ कर रोएगा नहीं, अब वो कहेगा अब यहाँ से ठान लो, एकदम बन जाना है दोबारा से। समझ में रहा है? अब देखिए होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए टूटा, इसका बीच वाला खंड को यहाँ पे दिखाया गया, अब बाकी भाग इसका टूट के अलग हो गया, कहीं दिख रहा है? अब ये क्या करेगा, ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को विकसित करने लग जाएगा। कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि एक अलग से प्लेनेरा दोबारा से बन चुका है। इसका जो ऊपर वाला भाग है इसके पास नीचे वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना नीचे वाला बनाएगा। ये जो नीचे वाला भाग है जो टूट के अलग हुआ है, इसके पास अब ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा, तो ये अपना ऊपर वाला बनाएगा। इस प्रकार से एक प्लेनेरा से अनेक प्लेनेरा बन जाते हैं। यानी कि एक जीव है टूट के 4-5 खंड में विभाजित हो गया किसी कारणवश,
अब जितने भी खंड अलग अलग हुए हैं वो सब दोबारा से विकसित करके होते दोबारा से हो जाएंगे सब। समझ में आ रहा है? तो एक जीव से कितने सारे जीव बन गए कि नहीं बन गए? इसी प्रोसेस को तो जनन कहते हैं हम लोग, ठीक है। और वही खंड से दोबारा से वो जनन किया है, उसी खंड से दोबारा से खुद को विकसित किया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रीजनरेशन। कैसे वो खुद को क्या किया? रीजनरेट किया है। समझ में आ रहा है सबको कि ये जो खंड है ये टूट के जब अलग हो गया, यानी कि एक क्या होगा, एक मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा बचा है, एक ये बीच वाला है और एक ये सबसे नीचे वाला है। अब इसके अगले प्रोसेस में हम लोग देखेंगे ऊपर वाला तो ऑलरेडी इसके पास है, अब नीचे वाले को विकसित करना चालू करेगा। ये जो बीच वाला है इसके पास बीच वाला तो है, ये ऊपर और नीचे वाला विकसित करना चालू करेगा। ये जो नीचे वाला है इसके पास नीचे वाला तो है, ये क्या करेगा? ऊपर वाला अपने लिए विकसित करना चालू करेगा। और अगले स्टेप में क्या होगा? ये तीनों के पास क्या होगा? अपना एक अलग अलग कंप्लीट यानी कि पूर्णतः शरीर होगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे? पुनर्जनन यानी रीजनरेशन, पुनर्जनन। समझ में आ रहा है सबको? लग रहा है सांप सुन गया है सबको। बोलो सब ठीक है, ये दुगो खेसरिया के गाना बाज जाओ जो नीलकमला के अल्लाह जामा खोल के हैंगे नाच लगी सुनोगे। इसमें देखिए आगे, इस प्रकार का जो जनन है किन जीवों में होता है? स्पाइरोगाइरा में होगा, हाइड्रा में होगा, प्लेनेरा में होगा। इन सब जीवों में जो जनन होता है किस विधि से होगा? रीजनरेशन की विधि से। और लैंगिक जनन का हम लोग 3 प्रकार पढ़ लिए। सबसे पहले क्या था आपका? द्विखंडन। पहले खंडन था, खंडन में 2 था, द्विखंडन और बहुखंडन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? मुकुलन। और तीसरा अभी क्या पढ़े हम लोग? पुनर्जनन। अगला हमारा कौन सा है? स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु जनन। चौथा कौन सा है? बीजाणु जनन। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा ये किन जीवों में होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है निम्न श्रेणी के जीवों में। किन जीवों में होगा? निम्न श्रेणी के जीवों में। बीजाणु जनन द्वारा ही बीजाणु धानियों में बनते हैं। देखिए बीजाणु कहाँ बनेंगे? बीजाणु जहां पे बनता है ना उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणु धानी। बीजाणु जहां पे बनेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु धानी। तो बीजाणु धानी में क्या बनेगा? बीज जो अंकुरित होकर नया पौधा बना लेंगे, और वही जो बीज है बीज अंकुरित होगा वहां से एक नया पौधा बना लेगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। ये कितना आसान है। किन में होगा? जीवाणु में होगा, शैवाल में होगा, कवक में होगा। इन प्रकार के जीवों में क्या होता है? इन प्रकार के जीवों में स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु जनन प्रक्रिया से जनन होता है। एक बार फिर से देखिए इसको। निम्न श्रेणी को जो जीव है उनके अंदर क्या होता है? बीजाणु धानी में क्या बनता है? बीज। बीजाणु धानी में क्या बनेगा? यही बीज क्या होगा? अंकुरित होके एक नया पौधा बन जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? बीजाणु जनन। ऐसा लग रहा है कि आप लोग का ऊर्जा एकदम समाप्त हो गया है। अब ग्लूकोज एक ड्रम घुरवाए के पड़ी बहरी है ना, सबको 2-2 लीटर कम से कम पिलाया जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का जो टॉपिक है, और भी कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग जो है जनन करवाते हैं। जनन कराने के लिए कुछ और भी हमारे पास तरीके हैं जो आधुनिक तरीके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या नाम है इसका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अब पौधों के अंदर जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किस प्रकार से होता है? पहले इसका हम लोग देखते हैं लिखा हुआ क्या है। जनन की वह प्रक्रिया
जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग से, जैसे जड़, तना या पट्टी आदि से अलग करके और उसी को परिवर्धित करा दिया जाए। तो इस प्रकार से जो भी नया पौधा बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कायिक परिवर्धन। कोई पौधा है, उसका कुछ भाग लिए हम, जड़ ले सकते हैं, पत्ता ले सकते हैं, और उससे हम क्या किए? एक नया पौधा बनवा दिए। एक नया पौधा को बनवाएंगे नहीं, मतलब कोनो कारीगर थोड़ी बनाएगा, ठीक ना? यानी उसी भाग से एक नया पौधा जन्म लेगा, और इस प्रकार के होने वाले जनन को हम क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन देखिए बेसिकली होता है आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होगा। एक तो हो गया प्राकृतिक, एक कौन सा होता है अलग? प्राकृतिक तरीका से, लेकिन कराएंगे हम ही लोग, ये याद रखिएगा, ये अपने आप नहीं होगा, ये हम लोग कराएंगे। एक हो गया प्राकृतिक तरीका से, और एक हो गया आपका बिल्कुल ही आपका आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीका से। अब देखिए आप लोगों को समझाते हैं दोनों में अंतर क्या है। जड़, तना या पत्ती द्वारा हम लोग क्या करेंगे? ये कायिक प्रवर्धन यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसका प्राकृतिक तरीका से हम लोग कैसे कराते हैं? कलम लगाए हैं आप लोग? किसी पौधे के कलम वगैरह बना दिया जाता है, लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? या फिर देखे हुए खेतों में जब गन्ना बोया जाता है, इसे काट काट के बो दिया जाता है, या फिर आलू जब रोपा जाता है, ये सब इसी का प्रकार है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। यानी हम लोग किए क्या है? जो पौधा है उसी को उसी का कोई भाग लेकर और उसी से क्या किए? हम पूरा पौधे को दोबारा से जनरेट कराए हैं। चाहे आप इसमें गन्ना का उदाहरण लीजिए, चाहे आप इसमें आलू का उदाहरण लीजिए। आलू देखें, हाँ कौन भी आ जाएगा इसमें, शकरकंद जो हो गया आपका, इसमें समझ में आ रहा है? इस सब इसमें आपका उदाहरण जो काट के बोया जा रहा है। देखिए जैसे एक आलू है, उसको काट के बो दिए 4 जगह पे, 4 फाड़ा में काट के, अब चारों से क्या बनेगा? एक नया नया बड़ा बड़ा आलू बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। गुलाब वगैरह लगाते हैं आप लोग, उसका तना ही काट के लगा देते हैं कहीं पे, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अच्छा एक और तरीका होता है, हाँ एक और तरीका होता है, आप लोग को बताते हैं हम। जैसे कि कोई पेड़ है, अब ध्यान दीजिए इधर, जैसे कि कोई पेड़ है, उसकी कोई टहनी है, कोई उसकी टहनी है। अब क्या किया जाता है? वहां पे कुछ ऐसे मिट्टी डाल के, वहां पे और भी कुछ खाद वगैरह डाल के उसे पट्टी की तरह बांध दिया जाता है। अब कुछ समय बाद उसको पानी दिया जाता है समय से, कुछ समय बाद देखा जाता है कि उसकी वहां से जड़ें निकल आई हैं, उस मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें निकल आई, तब उसको यहाँ से काट के उसको अलग ले जाके रोप दिया जाता है। ये भी इसी का पार्ट है। समझ रहे हैं आप लोग? एक आप लोग सुने होंगे कि, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको, और भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए। तो और एक क्या होता है जिसमें ये चित्र देख पा रहे हैं आप लोग सभी? ये क्या आ गया? चलिए चित्र देख पा रहे हैं सभी? इसमें देखिए किस तरीके से जनन हो रहा है। यहाँ पे अदरक का उदाहरण दिया है, यहाँ पे आलू का दिया है, ठीक ना? इसी के कुछ भागों को काट के हम लोग क्या करते हैं? जमीन के अंदर लगा देते हैं, अब दोबारा से क्या होता है? नया एक पौधा जन्म ले लेता है। एक आता है आपका इसी में प्रकार है उत्तक संवर्धन। ये देखिएगा, ये ध्यान से, ये आर्टिफिशियली पूरी तरीके से लैब में बनाया जाता है। कृत्रिम तरीके से इसको पूर्णतः कहां पे तैयार किया जाएगा? लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर। देखिए इसके अंदर होता क्या है। इस प्रकार के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में स्वस्थ वांछित पौधों से उत्तक का एक छोटा सा तुल्ला काट के, यानी कुछ भाग को काट के ले लिया जाता है। उत्तक समझते हैं? टिश्यू से मान लीजिए कोई अंग है, उस अंग का कोई छोटा सा पार्ट काट के ले लेगा वो लोग,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तक। अरे आप लोग को बताया था ना कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। असंख्य मात्रा में कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? अब बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे? बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। अब बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर शरीर की रचना करेंगे। बताया था ना वाला? तो अब देख लीजिए यहाँ से क्या उठाया है? उत्तक को। क्या उठाया यहाँ से? उत्तक को। और इसे किसी बर्तन में रख के और उसके लिए जो पोषक पदार्थ है उसको उसमें डाल दिया जाएगा। अभी दिखाएंगे किस तरीके से पेट्री डिश के अंदर इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, किसी बर्तन में रख के पोषक पदार्थ के घोल में रख दिया जाता है। बाद में यह पिंड बन जाता है जिसे कैलस कहते हैं। ठीक है, उत्तक प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन का आधुनिक विधि है। इस विधि से अनेक पौधे गुलदावरी कुछ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। इस विधि से तैयार किए गए पौधे के अंदर एक पूर्व क्लोन रहते हैं। देखिए बताते हैं बेसिकली इसमें होता क्या है। किसी भी अंग से या किसी पौधे से उसके उत्तक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उत्तक को ले लिया जाता है और उसी उत्तक से हम लोग क्या करते हैं? पूरे अंग का निर्माण करवाते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे? देखिए इधर चित्र देख पा रहे हैं आप लोग, ये गोलाकार कटोरी टाइप का है। ये शीशे की बनी हुई गोलाकार कटोरी होती है, कटोरी टाइप की। इसको हम लोग बोलते हैं पेट्री डिश। क्या बोलते हैं इसको? पेट्री डिश। इसी के अंदर दिख रहे हैं उत्तक डाला हुआ है, उत्तक को डाल दिया गया है। अब देखिए हमें जो पोषक पदार्थ की जरूरत होती है, जो हम भोजन से हमें प्राप्त होता है, पोषण हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, हमें पोषण मिले। इनके पोषण के लिए क्या किया जाता है? डायरेक्टली इनके लिए जो भी आवश्यक पोषक पदार्थ है, यानी कि जैसे कि सोडियम हो गया, इनको अमीनो अम्ल, जो चीजें भी चाहिए, उसका हम लोग घोल बना के उसी को मिक्स करके डायरेक्टली वहीं डाल देते हैं इसमें। अब इसको रोटी खिलाएंगे तो रोटी तो नहीं पचाएगा ना, इसको हम डायरेक्टली वही सब केमिकल इसमें डाल देते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से ढक के कुछ समय के लिए रख देते हैं। यहाँ पे पीछे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा, ये लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, डेट वगैरह लिखा रहता है, सैंपल नंबर लिखा रहता है कि किस दिन को रखा गया है, क्या उसमें सैंपल का तारीख क्या है, समझ रहे हैं? कौथा नंबर सैंपल है, सब डिटेल वगैरह लिख के इसको हम लोग रख देते हैं। इसका एक निश्चित समय होता है कि ये वाला उत्तक है तो कितने दिन में कितना वृद्धि कर जाएगा, और फिर उतने दिन के बाद हम इसको निकाल कर देखते हैं। इस विधि से हम एक छोटे से उत्तक से पूरा का पूरा अंग बनवा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बहुत ही क्या है आपका आधुनिक तरीका है। ये कैसा तरीका है? ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या एक पौधा है, इस पौधे से कुछ कोशिकाएं को आइसोलेट किया गया, यानी कि निकाल लिया गया है। इसको हमने पेट्री डिश में डाल दिए हैं, दिख रहा है यहाँ पे पेट्री डिश में इसको हम लोग क्या किए हैं? डाल दिए। अब ये ही वृद्धि करने लगे, यहाँ पे दिख रहा है पौधा वृद्धि कर रहा है। उसी कोशिका से हमने क्या किया, मतलब इस पौधे से कुछ कोशिकाएं ली, उसको एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला, उसको हमने उसके अनुकूल वातावरण दिया, उसके लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ है वो सब हमने इसमें डाल दिया और इसको रख दिया। अब कुछ समय बाद क्या होगा, वहां पे नए पौधे जन्म लेने लग जाएंगे, ले रहे कि ले रहे हैं, अब फिर यही वृद्धि करने लग जाएंगे और इस प्रोसेस से देखिए एक से हम लोगों ने कितने सारे पौधे बना लिए। तो ये आधुनिक विधि है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये आधुनिक विधि है, जिसे कहाँ पे तैयार करते हैं हम लोग? लैब के अंदर। कहाँ तैयार करेंगे? लैब के अंदर। तो इसी के साथ जो आपका ये जो अलैंगिक जनन वाला जो टॉपिक था ये समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आपका नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग के बारे में विस्तार से देखा जाएगा। उसकी अगली वीडियो में एक हम लोग कवर करेंगे जिसमें पुष्पों के अंदर यानी पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग बालक ध्यान से सुनो ना, इधर वर्ग 5 से लेके वर्ग 10 तक किसी भी विषय को अगर आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट में हैं और आर्ट्स को सरल भाषा में सीखना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।